हेलो एंड वेलकम टू द देजू क्लासेस। आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल देजू क्लासेस में स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में जेसीईआरटी के द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट पेपर 1 का हम लोगों ने सब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं उसके सेक्शंस ए को देखा। हमने इससे पहले एमसीक्यू को भी देख रखा है। जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस 40 मार्क्स के हैं उसका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया गया है। अगर अभी तक उसको नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां जाकर के उसको देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग सेक्शन बी को, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है उसके सेक्शन बी को हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग हिंदी और इंग्लिश, है ना, और जो भी लिखा हुआ है वो हिंदी मीडियम में लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम में भी उसका डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देख रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन पढ़िए। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? इस दोष के क्या कारण हैं? इसे दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष यानी व्हाट इज मायोपिया, ठीक है, हाउ इट अकर्स और बाय विच लेंस इट कैन बी रिमूव्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? पहला, वह दृष्टि दोष जिसके कारण कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है परंतु दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। मायोपिया यानी शॉर्ट साइडनेस क्या होता है? जिसमें पर्सन एबल टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट बट they cannot see the distant object clearly. If the person be able to see the nearby object but he cannot see the distant object clearly, that defect is known as the myopia, है ना। वह दृष्टि दोष जिसमें क्या होता है, कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है परंतु दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, उसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। सॉरी, निकट दृष्टि दोष के क्या कारण है? दो कारण यहाँ पे दिए हुए हैं। एक है अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक हो जाना, है ना। जो अभिनेत्र लेंस है उसकी वक्रता क्या है? बढ़ जाती है। दूसरा क्या है? नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, जो है ना आई बॉल है वो क्या हो जाता है? लंबा हो जाता है। आई बॉल क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा। और जो लेंस है उसकी जो कार्वेचर है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये दो रीजन है जिसके कारण क्या होता है कि इमेज जो है, जो इमेज आ रहा है यानी जो फोकस डिस्टेंस है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो फोकस डिस्टेंस कम हो जाने के कारण रेटिना पर ना पड़ करके इमेज क्या हो जाता है? पैल ही बन जाता है, जिसके कारण हमें दिखाई नहीं पड़ता है। तो कौन सा लेंस का यूज करते हैं? अवतल लेंस का, है ना। कनकेव लेंस का यूज करेंगे क्योंकि ये डाइवर्जिंग है, वो क्या करेगा? फोकस दूरी को पीछे करेगा ताकि जो फोकस दूरी हो कहाँ पे आ जाए? रेटिना पे हो जाए, है ना, और वो हम लोग आसानी से उसको देख सके। दृष्टिपटल, रेटिना में दृष्टिपटल। ठीक है, आई होप आप क्लियरली समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बीम 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है ना। तो ये 7 सेंटीमीटर क्या है? साइज है, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है? 7 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब क्या है? 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी, एफ क्या है? 18, एफ क्या है? 18 सेंटीमीटर। अब देखिए दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण है ना। तो अवतल दर्पण है तो इसका जितना भी चीज होगा क्या होगा? निगेटिव होगा। सब क्या होगा? निगेटिव, एक केस को छोड़ करके, है ना। तो नियर अबाउट सब निगेटिव ही लेंगे, फोकस दूरी तो निगेटिव ही होगा। तो एफ क्या हो जाएगा?
18 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब 27 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट को रखा गया है, यानी u इक्वल टू क्या हो जाएगा -27। दर्पण सूत्र क्या है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यहाँ से 1/v बराबर क्या हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। 1/v बराबर क्या हो जाएगा -1/118 है ना, -1/18 माइनस 1/27। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 1/27 माइनस 1/18 है ना, 1/27 माइनस 1/18। उसके बाद क्या होगा, ये 27 और 28 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे है ना। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 54। ठीक है, तो 54 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू -1/54 -1/54। यहाँ ये किसकी वैल्यू आ गई 1/v की, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी -54 है ना। यानी सेम साइड बन रहा है, इमेज कहाँ बनेगा सेम साइड बनेगा और ऑब्जेक्ट से पीछे बनेगा। क्लियर है। तो सेम साइड अगर अवतल दर्पण में इमेज बन रहा है तो क्या होगा रियल इन्वर्टेड है ना, रियल मतलब वास्तविक होगा और उल्टा होगा। उल्टा कैसे हम लोग देख लेंगे अभी, हाइट ऑफ इमेज निकाल करके। फिर क्या कह रहा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, हमें ये पता है कि हाइट ऑफ इमेज प्रतिबिंब का जो साइज है ऊंचाई है बटा बिंब की जो ऊंचाई है वस्तु की जो ऊंचाई है इक्वल्स टू क्या हो जाता है -v/u। ये फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का है ना, आवर्धन का। तो -v/u माइनस v की वैल्यू कितनी आ जाएगी -54 आई है और u की वैल्यू कितनी आई है -27 आई है। ठीक है, इट मीन्स दिस विल बी कैंसिल आउट है ना। तो एच आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 27 दूनी क्या हो जाएगा 54। तो एच आई इक्वल्स टू सॉरी हाँ एच आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 इंटू एच ओ माइनस में होगा। तो दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 7 -14। इसका मतलब कि इमेज का जो हाइट होगा वो कितना होगा 14 सेंटीमीटर होगा। इमेज का हाइट 14 सेंटीमीटर। निगेटिव का मतलब है कि इन्वर्टेड, इमेज कैसा है इन्वर्टेड है। क्लियर है। और मैग्नीफाइड 7 दुगना हो गया तो बड़ा है। चलिए इधर देख लीजिए, ये वहाँ पे बना हुआ है, आप इसको स्क्रीनशॉट रख लीजिए, देख लीजिए, समझ भी गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, संयोजन अभिक्रिया वियोजन के विपरीत है, कैसे उदाहरण से समझें। है ना, एडिशन रिएक्शन जो है इट इज डिफरेंट फ्रॉम द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हाउ। ठीक है, अपोजिट टू द डिकम्पोजिशन रिएक्शन हाउ। तो संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है जुटना, एडिशन मतलब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स होंगे और वो मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट देगा। ठीक है, तो दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जबकि डिकम्पोजिशन में क्या होगा, टूटेगा। एक जो रिएक्टेंट्स कितने होंगे, एक रिएक्टेंट्स होंगे है ना, एक रिएक्टेंट्स यानी अभिकारक कितने होंगे, एक होंगे और वो टूट करके उत्पाद कितने देंगे, दो या दो से अधिक। क्लियर है। तो दो या दो से अधिक मिल करके सिंगल हो रहा है किसमें, संयोजन में, और एक से टूट रहा है दो या दो से अधिक में, तो वो हो गया वियोजन। तो क्या हो गया, एक दूसरे के विपरीत है। उदाहरण में देख लीजिए, एक संयोजन अभिक्रिया का H2 + O2 H2O और वियोजन में H2O विद्युत अपघटन किए तो H2 + O2 देगा। क्लियर है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी की क्या कमियां थी, उसने आधुनिक आवर्त सारणी में किस प्रकार दूर किया। तो क्या था मेंडलीफ आवर्त सारणी में, क्या था, पहला तो ये एटॉमिक मास के ऊपर था। किसके ऊपर था, एटॉमिक मास के ऊपर। ठीक है, द्रव्यमान यानी परमाणु द्रव्यमान के ऊपर था। और आधुनिक आवर्त सारणी में किसके ऊपर बनाया गया, परमाणु संख्या के ऊपर बनाया गया। ठीक है, इसमें देखा गया कि हाइड्रोजन की स्थिति जो थी वो क्या थी, अनिश्चित थी है ना, फिक्स नहीं थी, अनसर्टेन थी। और समस्थानिकों के लिए आइसो टोप्स हो गए है ना, चाहे आइसो इलेक्ट्रॉन्स हो गए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, उनके लिए स्थान उपलब्ध नहीं था। ठीक है,
फिर देखा गया कि जो एटॉमिक मास के ऊपर हम लोग मेंडलीफ ने जो किया, ठीक है, एटॉमिक मास के ऊपर जो मेंडलीफ ने किया, तो वो देखे कि एक निश्चित जो रेगुलर पैटर्न होना चाहिए वो रेगुलर पैटर्न नहीं था, है ना, एक रेगुलर पैटर्न नहीं था। तो क्या क्या कैसे ठीक किया गया? रेगुलर पैटर्न को एटॉमिक नंबर से किया गया और वो सीरीज में हुआ। हाइड्रोजन की स्थिति को क्या किया गया? एक निश्चित किया गया और वो प्रथम आवर्त और प्रथम समूह में उसको रखा गया। समस्थानिकों के लिए जो क्या था, स्थान उपलब्ध नहीं था, तो उसको क्या किया गया? परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में उसको सजाया गया, है ना, जिससे तत्व के समस्थानिकों को तत्व के साथ उसी स्थान पर आवर्त सारणी में रखा गया। क्लियर है? तत्वों को परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में सजाया गया, जिससे तत्व के समस्थानिकों को तत्व के उसी स्थान पर आवर्त सारणी में रखा गया, क्योंकि एक तत्व के सभी समस्थानिकों की परमाणु संख्या समान होती है। क्लियर है? तो सेम जितने भी समस्थानिक थे उसको एक ही जगह पे रखा गया। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। कार्बन के इतने अधिक यौगिक होने के क्या कारण है? तो क्या कारण है भाई? पहला कारण है कि कार्बन यौगिकों में श्रृंखलन गुण का होना, यानी कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी? कैटिनेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, कार्बन कंपाउंड में कैसा प्रॉपर्टी होता है? कैटिनेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, दूसरा क्या है? कार्बन की चतुः संयोजकता गुण होना, यानी टेट्रावैलेंसी। कैसा? टेट्रावैलेंसी। ठीक है, प्रॉपर्टीज का होना। क्लियर? तो ये कारण है कार्बन के अधिक यौगिक होने के, है ना, मोर कंपाउंड बनाने के ये रीजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, है ना, दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं? समझाइए। ठीक है, डबल सर्कुलेशन किसे कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन, है ना, एक्सप्लेन। तो क्या होता है कि जो ह्यूमन है ना, ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड है वो 2 टाइम्स, 2 बार, ठीक है, हार्ट से क्रॉस होता है। कितने टाइम्स? 2 टाइम्स हार्ट से क्या होते हैं? क्रॉस करते हैं। मनुष्य में रक्त को हृदय से होकर 2 बार गुजरना पड़ता है, इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। ठीक है, जैसे ये हार्ट है ना, तो हार्ट पे जो आर्टरी है ना, वो क्या करता है? जो वेन है, वो वेन जो होता है ना, जो शिरा जो है वो अशुद्ध रक्त को पूरे बॉडी से लेकर के आता है और यहाँ देता है। ठीक है, हार्ट में, और हार्ट से जो पल्मोनरी आर्टरी है उसको लेकर के जाता है वो लंग्स में। क्लियर है? और लंग्स से पल्मोनरी वेन जो होता है वो ला करके देता है हार्ट को। ठीक है, और फिर हार्ट से जो आर्टरी है वो लेकर के जाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो वही ब्लड एक बार यहाँ से गया और फिर आकर के शरीर में गया। तो 2 बार हार्ट से उस ब्लड को गुजरना पड़ता है, इसी को ही बोलते हैं डबल सर्कुलेशन या दोहरा परिसंचरण। क्लियर है? अपनी भाषा में इसको लिख भी देना है। क्या है कि सिराओं द्वारा शरीर से विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त हृदय में लाया जाता है ना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है शुद्ध और डीऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है अशुद्ध। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कहाँ लाया जा रहा है? हार्ट में। और फिर जो हार्ट है उसको क्या करता है? शुद्ध करने के लिए, है ना, अलग मार्ग से वो क्या कर देता है? फुफ्फुस के पास भेज देता है। किसके द्वारा? पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। क्लियर है? और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड वो लंग्स ले लेता है और
फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो भेज देता है किसके पास, हार्ट के पास, और वहाँ से जो आर्टरी है उसको लेकर के चला जाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 और सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन। ये 7 क्वेश्चन में आपको केवल 5 ही क्वेश्चंस करने हैं। तो ऊर्जा के स्रोत में के रूप में हम सौर ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार करते हैं ना, हम लोग क्या यूज कैसे करते हैं किसको, सोलर एनर्जी को, है ना, इन द फॉर्म ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, हाउ डू वी यूज सोलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी के फॉर्म में कैसे यूज करते हैं, सौर ऊर्जा का उपयोग खाना पकाने, ऊष्मा प्राप्त करने, है ना, विद्युत ऊर्जा के उत्पादन और समुद्री जल के अलवणीकरण में किया जाता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहला दोगे किसमें, खाना बनाने में, ठीक है, सोलर कुकर, ऊष्मा प्राप्त करने में सोलर हीटर, ठीक है, तीसरा क्या है, विद्युत ऊर्जा को प्राप्त उत्पादन में, है ना, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड द फोर्थ वन इज समुद्री जल से अलवणीकरण में किया जाता है। ठीक है, जो समुद्री जल है ना, सी वाटर से सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट करने में यूज किया जाता है। तो दीज आर द यूजेस ऑफ सोलर एनर्जी। ये क्या है, उपयोग है किसके, सौर ऊर्जा के। क्लियर है, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना, सेक्शन सी के साथ। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, शेयर मोर एंड मोर, है ना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।